नरोत्तम जोशी, कल का लौंडा हमें औकात दिखा रहा है। हमने तुझे तेरी औकात नहीं दिखाई तो हमारा नाम भी प्रचंड देव नहीं। तू क्यों रुक गया? हाँ? नहीं मालिक। कर मालिश। कबूतर सहला रहा है तू? बोल गया मालिश करना? नहीं मालिक। लात मारेंगे सीख जाएगा। अच्छे से कर। मालिक छुट्टी चाहिए। बेटी ने आके कहा मेरे दरवाजे का पशु रस्सी तोड़कर भाग गया, उसे ढूंढने के लिए जाना। क्या? कितने का पशु है तेरा? मालिक ये कोई 12 रुपए का होगा। वो तो हमसे ले लेना। अब तुम सिर्फ वो करोगे जो हम कहेंगे। गोलू। जी मालिक। ये समय मालिश का नहीं बल्कि किसी की हजामत करने का है। जी मालिक। प्रसन्न जी बाहर आइए, आइए बाहर। ये क्या कर रहे? ये क्या बदतमीजी है प्रसन्न जी? इस बदतमीजी के लिए इन्हें दंडित कीजिए। मालिक, मेरा जो पशु भाग गया था वो नरोत्तम जोशी जी के दरवाजे के आगे मर गया। इन पे पशु हत्या का पाप चढ़ा है और ये उस पाप का पश्चाताप करने से इनकार कर रहे हैं। झूठा! क्या झूठ बोल रहा है? क्या 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 चाहता है कि तेरे पशु को पागा पहन के मैं गली गली भीख मांगू? भीख तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी। क्या बात कर रहे हैं प्रचंड देव जी आप? मतलब हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात हमारी संस्कृति, संस्कार और मान्यताओं की है। बात हमारे परंपराओं की है और तुम्हें मौका मिला है कि तुम सबके लिए उदाहरण बन सको। हर जात वालों को ये बता सकोगे कि तुम अपनी जात और अपने धर्म के लिए कितने अड़िग हो। प्रचंड देव जी, आप मुझे जानते हैं ना? आपको नहीं पता मैं कौन हूँ? कैसी बात करते हो तुम? हम जानते हैं ना, नरोत्तम जोशी हो तुम, लेकिन तुम्हें ये करना ही होगा। नरोत्तम जोशी जी के पाप के प्रायश्चित की प्रक्रिया शुरू करें। बाबा साहब, कब तक होश आ जाएगा इन्हें? अब देखिए, इन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा। उसके बाद आप इन्हें घर लेके जा सकते हैं। नर्स। लेकिन कैसे हुआ है ये सब? तुम्हारे साथ गए थे ना? कैसे हुआ? तुम्हारे कारण हुआ है ना। तुम राम जी से ये कहती कि पेंशन के पैसे के अलावा कोई दूसरा पैसा घर पर लेके आएंगे तो उसका मीठा बनाऊंगी। ना वो इतनी मेहनत करने के बारे में सोचते, ना इतना बोझा उठाते, ना गिरते और ना ये सब हालत होती। बाबा, 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 ये क्या हुआ है? हाँ? पुरंजन भाव ने बताया कि मैंने पेंशन के पैसे देने से मना कर दिया तो पैसों के लिए बोरियाट हो रहे थे, संभल नहीं पाए और गिर गए। बाबा, कैसा लग रहा है आपको? कैसे है बाबा? ठीक हो गए। चलो
घर चलते। नहीं 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 बाबा, आप यहाँ पे आराम कीजिए, घर नहीं जाना है अभी। नहीं, मेरी बात सुनो, घर चलते। ऐसा क्यों कर रहे हैं बाबा? चलो। देखिए, अच्छा हुआ कि वो सिर्फ अपनी सर की चोट का इलाज करवाकर नहीं गए, बल्कि उनके सारे शरीर की जांच हो गई। उनकी हालत काफी खराब है और अगर ध्यान नहीं रखा गया तो आने वाले दिनों में उनकी हालत और बिगड़ सकती है और कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब? देखिए, जांच से पता चला है कि उनके शरीर में ताकत की कमी है, काफी सारे पोषक तत्वों की कमी हो गई। जैसे अभी वो यहाँ से उठते ही गिर गए, बेहोश हो गए, ऐसे ही आने वाले समय में वो कभी भी खड़े खड़े गिर सकते हैं या बेहोश हो सकते हैं, जब तक कि वो कुछ खा पीकर फिर से अपनी ताकत हासिल नहीं कर लेते। आप मेरे साथ आइए, मैं कुछ दवाइयाँ और खाने पीने की सामग्री लिख देता हूँ। हाँ, आइए। क्या क्या समझाओ रमा, कैसे समझा? मैं समझ सकती हूँ और अब शांत हो जाइए। बाबा को समझाना होगा, उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि वो कमजोर हो गया है और उन्हें हमारे हिसाब से चलना चाहिए और ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। चलिए। जी ये साहब बिल्कुल गलत है। देखिए देखिए, मैं साफ साफ बता रहा हूँ। देखिए देखिए प्रचंड जी, ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं चिल्लाओ मत नरोत्तम, आखिर पाप का प्रायश्चित तो तुम्हें करना ही होगा। देखिए देखिए देखिए, ये साहब बिल्कुल सही, बिल्कुल इसका नरोत्तम जोशी, धर्म की रक्षा के लिए खुद को उदाहरण बनाना ही पड़ता है। अब सोचो ना, तुम गले में ये टांग कर बाहर जगह जगह भीख मांगोगे तो लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे? हमारे नरोत्तम जोशी जी धर्म और मान्यताओं की कितनी कदर करते हैं। एक पशु की आत्मा की शांति के लिए सामाजिक दंड को भोग रहे हैं। खोल दे। अब ये भीख मांगेगा। अच्छी तरह समझ गया हूँ कि आपसे कुछ नहीं होगा, तो मालिश करवाइए और मालिश करवाने के बाद अपने हाथों में चूड़ियां पहनकर घर के किसी कोने में बैठ जाइएगा। इस सब आपका षड्यंत्र है चंडी जी, आपका षड्यंत्र है ये। चल दो। लो नरोत्तम जोशी, अब जाकर भीख मांग और हमारे आदमी तुम्हारे साथ साथ जाएंगे ताकि तुम भाग ना सको और कोई चालाकी भी ना कर सको। अब जाओ। कहाँ जाऊंगा? मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। हम जानते, मगर दुनिया नहीं जानती नरोत्तम जोशी, और हम दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारे जैसा समृद्ध आदमी भी हमारे सामाजिक कानून को मानता है, प्रचंड देव के सामाजिक कानून को। प्रचंड देव फाड़ने गया तुम्हारा कानून और फाड़ में गई तुम। कहीं नहीं जाऊंगा मैं। तुम्हारे चिल्लाने से प्रचंड देव का सामाजिक कानून नहीं बदलेगा।
रेशम सेठ के भतीजे के लिए भी नहीं। और अगर तुम नहीं मानोगे तो समाज के ये लोग जबरन तुमसे ये काम करवाएंगे। अब परीक्षा में पास हो गई, ये कितनी खुशी की बात है ना। आज वैभव होता तो वो भी कितना खुश हो जाता ना रमा। वो भी बहुत खुश होते। वो भी यही कहता है कि आप आगे की पढ़ाई के बारे में सोचिए। आगे की पढ़ाई बहुत महंगी है। मतलब कितने पैसे लगेंगे? अगर पूरे 1 वर्ष का खर्चा जोड़ लिया जाए तो 25 रुपए तो लग ही जाएंगे। ये पूरा पैसा 1 माह की अवधि में जमा करना होगा। क्या हुआ? क्या सोच रहे आप? नाम जोशी सर ने कहा है कि आगे की पढ़ाई के लिए सालाना 25 रुपए लगेंगे और पूरे साल के पैसे 1 महीने में देने हैं। कहाँ से लाऊंगा पैसे? और अभी कौन देगा मुझे पैसे रमा? मैं जितना पैसे कमाती हूँ उस हिसाब से तो मुझे सालों तक काम करना पड़ेगा, तब जाकर 25 रुपए जमा होंगे। और मैं नौकरी ना करूं इसलिए तो पहले से बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से लाऊं 25 रुपए। अब परेशान मत होइए, जो होगा सो होगा। और आप ही कहते हैं ना, चलने का हौसला होना चाहिए, रास्ते कभी साथ नहीं छोड़ते। नरोत्तम जोशी, ऊंचे कुल का जन्मिया करनी नौची हो, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा हो। जोशी जी, आपके लिए और आप सब लोगों के लिए भी, हमारे जात के और हमारे समाज के लोग पशु और जानवर ही तो हैं। क्यों फिर हम लोगों के लिए प्रायश्चित करने का मन नहीं करता है कभी? हम लोगों के लिए आप लोगों के दिल और मन में सहानुभूति नहीं आती है? तुम अपने मवेशियों को धो नहलाओ और इन पशुओं के शरीर से जो पानी गिरकर पृथ्वी पर पहुंचेगा उसको अगर इन लोगों ने किसी पात्र में बीच में रोका तो वो पानी इनका हो गया। प्रायश्चित करने का मन नहीं भी करता होगा, लेकिन अगर आप सिर्फ इतना मान लेते ना नरोत्तम जी कि हम लोग पशु नहीं हैं बल्कि आपकी तरह मनुष्य है, बस इतना मान लेने से हमारे जात और समाज के लोग आपको इतनी दुआएं देते कि उन दुआओं से आपका जीवन किसी भी कष्ट तकलीफ के बिना बड़े आराम से चलता। लेकिन अफसोस कि आप में से किसी ने भी ये कभी नहीं किया। सुन भीमराव, उन्हें आज जो भी कहा, एक एक बात, एक एक शब्द सब बकवास है हमेशा की तरह। मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैंने किसी पशु की हत्या नहीं की। ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। आपके खिलाफ
की गई ये पहली साजिश है जोशी जी। पता नहीं हम लोगों के साथ ऐसी कितनी साजिशें रोज कई सालों से होती आ रही हैं। तो सोचिए हमें कैसा लगता होगा। जैसे पशु हत्या के लिए सामाजिक कानून के तहत दंड निर्धारित किया गया है, वैसे ही हमारी जात, हमारे समाज के लोगों को प्रताड़ित करने पर इस समाज में जरूर एक कानून बनेगा और उस कानून के तहत प्रताड़ित करने वालों को दंड दिया जाएगा। चलो नरोत्तम जोशी, चलकर भीख मांगो। चलो जी। नरोत्तम जोशी जी, हैसियत भूल गए क्या तुम दोनों अपनी? हाँ, और नहीं करना मुझे ये सब। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो किस बात का प्रायश्चित? हाँ, देखा वो छोटी जात का भीमराव मुझे मेरी हैसियत बताकर गया है। हाँ, नहीं करूंगा कुछ। करना तो पड़ेगा नरोत्तम जोशी, प्रचंड देव जी का आदेश है, समझे ना तुम? प्रचंड देव जी का आदेश है। भाड़ में गया, भाड़ में गया प्रचंड देव का आदेश, और भाड़ में गया प्रचंड देव। समझा? नहीं करूंगा कुछ। सामाजिक दंड भोगे बिना तुम आजाद नहीं हो सकते नरोत्तम जोशी। समझ गए ना तुम? जब तुम्हारे बाबा हाथ गाड़ी पर बोरियों का वजन खींच रहे थे ना, तो उस समय वो कह रहे थे कि मेरा सपना पूरा होने वाला है। अब लग रहा है कि भीम को पढ़ाने का मेरा जो सपना है वो पूरा हो रहा है। लेकिन पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका सपना पूरा नहीं होगा। बेटा, ये वही कॉपी है ना जिसमें तुम वो सब लिखते हो? यदि तुम कल को कोई किताब लिखोगे तो उसमें ऐसा लिखोगे, वैसा लिखोगे। तो ये लो कलम, और सबसे पहले इसमें ये लिखो कि सबको पढ़ने का अधिकार होना चाहिए और सारे संसाधन मुहैया होने चाहिए, ताकि कोई दूसरे देश में भी जाकर पढ़ना चाहे तो आसानी से पढ़ सके। और इसमें यह भी लिखो कि पढ़ाई के वजन के कारण कोई दूसरा राम जी बोरियों का वजन खींचने पे मजबूर ना हो जाए। ये भी लिखो कि पैसे के कारण किसी की पढ़ाई ना रुके। और इसमें यह भी लिखो कि किसी का सपना नहीं टूटना चाहिए। लिखो इसमें। पढ़ाई के लिए जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ेगी और पैसे बढ़ेंगे। मेरी बात मानिए, भीम से कहिए ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर कोई काम धंधा ढूंढ ले। और एक बात, डॉक्टर ने आपको काम करने से सख्त मना किया है। जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते आप काम नहीं कर सकते। इस बार डॉक्टर की मान लीजिए। मुझे भी फिक्र है आपकी। सोचिए मत। बेटे के पास होने की खुशी में मीठा खाना था ना आपको, तो खा लीजिए। और एक बात, पुरंजन, आनंद, भीम, रमा, लक्ष्मी ये सब कुछ और ही सपने बुन रहे हैं। उन्हें लगता है ज्यादा काम करके 1 महीने में 25 रुपए जुटा लेंगे वो। कृपा करिए और उन सबको समझाइए, जैसे ज्यादा कमाने के चक्कर में आपकी ये हालत हुई है ना, कहीं उनकी भी वही हालत ना हो जाए।
खाइए, लीजिए खाइए, सोचिए मत ज्यादा। ₹25 भीम, भीम, क्या हुआ बाबा? आजा बेटा, इधर मेरे पास बैठ। हाँ, भीम, अब अगर तुम्हें नहीं रोका पढ़ने से तो तुम ऐसे ही अपनी पढ़ाई वाली नौटंकी जारी रखोगे और तुम्हारी पढ़ाई के चक्कर में इस घर के बाकी सबका जीवन मुश्किल नहीं होने दूंगी मैं। कुछ भी करके तुम्हारी पढ़ाई रोकूंगी, यही सही समय है। तूफान से कौन जीत पाया है भीम? जो तुम जीतने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, समझ तो मैं कल ही गई थी कि अब तुम सब लोग एक साथ हो गए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुंह उठाकर साथ में घूमने चले जाओ। और तुम्हारा क्या काम है सुबह का? चाय बनाना। और तुम कहाँ चली? आई, मैंने चाय बना दी है, आप ही नहीं। और क्योंकि बाबा सोए थे तो उन्हें उठाना भी सही नहीं समझा, उनकी तबीयत खराब है, तो मैंने आप लोग की चाय ढक के रख दी है। और खुद चाय पीकर जा रही हो। इस भीम और रमा के साथ रहकर संस्कार मत भूलो अपने। नहीं आई, हम में से किसी ने भी चाय नहीं पी है। वो तो मैं और रमा काम पर जा रहे हैं और भीम और लक्ष्मी काम ढूंढने जा रहे हैं। वो भीम की पढ़ाई के लिए 25 रुपए इकट्ठे करने हैं ना, जल्दी से। और मैं भी लोगों के साथ काम ढूंढने जा रहा हूँ। चल भीम, देर हो रही है। सबको अपनी मनमानी करनी है यहाँ। जीजा भाई, एक प्याली चाय पिला दो। हाँ, पिलाती हूँ। बहुओं को घर के बाहर भेज दीजिए और पत्नी से काम कराइए। और जीजा भाई, तुमने बिल्कुल सही किया कल रात मुझे ये बताकर कि अब भीम की पढ़ाई रुकवानी है। हाँ और आपने जो मेरी मदद की, अपने साथ प्रचंड देव के यहाँ लेकर गए, वो एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। मालिक, अब तो सब कुछ आपको बता ही दिया हूँ, बस आप ही को सोचना है कि कैसे आनंद और लक्ष्मी को काम करने से रोकेंगे। वो क्या है ना, जीजाबाई कभी नहीं चाहेगी कि रमा और भीम के चक्कर में इनके बेटे और बहू आनंद और लक्ष्मी का जीवन बर्बाद हो। काम हो जाएगा, थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी, लेकिन काम हो जाएगा। अब थोड़ी तकलीफ सह करके भी अगर सुधर जाए तो सही है। और बच्ची उसके बाबा की तकलीफ, वो तो मैं दूर कर ही दूंगी।
उधर प्रचंड देव आनंद को फैक्ट्री में घुसने से मना करवा दिया होगा, तो वो फैक्ट्री में नहीं घुस पाया होगा। और रही बात लक्ष्मी की, वो जहाँ काम करने गई है वो भी वहाँ काम नहीं कर पाएगी। सबके सब अपना असली नाम और पता बताओ, सबको काम मिलेगा। और खड़े रहो कतार में। ढंग से खड़ी रहना। मैं ढंग से ही खड़ी हूँ, आप ही आके मुझसे आगे लड़ी हैं। तो तू मुझसे जबान लड़ाती है? हाँ, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, तू मुझसे जबान लड़ा रही है। अब बेवजह क्यों लड़ रही है? तुझे तो बताती हूँ। छोड़िए मुझे, छोड़िए। गलती से भी ये बात जुबान पर मत लाइएगा कि आनंद और लक्ष्मी का काम रोकने के पीछे योजना हमारी थी। जीजा भाई तुम एकदम निश्चिंत रहो, सब कुछ नहीं होगा, कोई नहीं जानेगा। और वो भी जब तुम्हारे बाबा घायल हैं और तुम्हें कोई नौकरी भी नहीं देना चाहता है। और भीम, पिछले कई दिनों से मेरी पत्नी भी बीमार चल रही है। उसके उपचार में बहुत पैसा खर्च हुआ और आगे पता नहीं कब तक उपचार करना पड़ेगा। इस कारण भी मेरा भी हाथ अब खाली हो गया है। वास्तव में मेरी पत्नी की तीव्र इच्छा थी कि तुम्हारी कुछ सहायता करे, लेकिन अब चाह कर भी हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं गुरुजी, मैं समझ सकता हूं। आपने आज तक इतना किया है मेरे लिए, वही काफी है। भीम, मेरी भी माली हालत इन दिनों कुछ अच्छी नहीं है कि मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं। लेकिन गुरुजी, हम एक प्रयत्न तो इस तरह से कर ही सकते हैं। क्यों ना मैं और आप मिलकर भीमराव के लिए कोई काम ढूंढें? हाँ, ये ठीक होगा। इस प्रकार हम भीम की थोड़ी तो सहायता कर पाएंगे। धन्यवाद गुरुजी। सब मिलाकर कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। मैं और रमा काम पर जा रहे हैं और भीम और लक्ष्मी काम ढूंढने जा रहे हैं। वो भीम की पढ़ाई के लिए 25 रुपए इकट्ठे करने हैं ना, जल्दी से। ₹25 लगेंगे आगे की पढ़ाई के लिए। लड़ाई भीम पहले ही हार चुका आगे है। इतने पैसे ही नहीं जमा होंगे तो पढ़ाई तो खत्म। ₹25 की इतनी बड़ी रकम इस जन्म में तो क्या किसी भी जन्म में जुटा पाना असंभव है भीम के लिए। देखते हैं किस मिट्टी का बना है आपका भीम। मैं भी यही हूँ और आप सब भी यही हैं। फैसला तो आपको लेना होगा और किसी भी कीमत पर। ब्रह्मा, भैया और भाभी के पास रुको, मैं दवा लेके आता हूँ। नहीं, तू रुक। तूने कहा था ना कि आई को खुश रखते हैं, तो आई को फैसला चाहिए। तो अब फैसला होने के बाद ही ये सोचेंगे कि दवाई लगानी है या नहीं। क्या? ऐसा क्यों बोल रहे हैं अभी आप? हाँ भीम बाबू, अब जो फैसला होना है वो हो जाए।
देखो जीजा भाई, नदी अपना रास्ता ढूंढ लेती है और भीम एक नदी की तरह है। तो तुम भ्रम में क्यों हो? अगर हमने उसकी मदद नहीं की तो वो पढ़ेगा नहीं। और वैसे भी कुछ दिनों से उसकी पढ़ाई में हम कहां मदद कर पा रहे हैं, तभी तो वो एक साल पीछे चला गया। तो फिर रहने दीजिए ना नदी को नदी की तरह। और आपको क्या पता, जिसे आप नदी समझ रहे हैं वो नदी हो ही नहीं। और अगर नदी को किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती तो क्यों देना चाहते हैं आप भीम को सहारा? छोड़ दीजिए उसे अकेला, उसे साबित करने दीजिए कि वाकई में वो एक नदी है जैसा आप मानते हैं। छोड़ दीजिए भीम का साथ। जीजा भाई ऐसा मत बोलो, बाप हूं उसका साथ कैसे छोड़ सकता हूं मैं? मेरे लिए पाप है ये। और भीम के लिए परिवार को मुसीबत में धकेलना ये पाप नहीं है आपके लिए? हाँ? अगर आपके किस्मत के तराजू के दोनों पलड़ों में पाप करना ही लिखा है तो ऐसा पाप करना चुनिए जिससे आप पर कम दोष लगे। सोच लीजिए, जितने तरीकों से सोचना है सोच लीजिए, जितनी बार सोचना है सोच लीजिए और बाहर आकर आपका फैसला सुनाइए। बाहर इंतजार करूंगी मैं आपका। वाह राम जी वाह, ये हुई ना बात। बस कीजिए आप लोग। आपको क्या लगता है ऐसे ताली बजाकर समर्थन करने से बाबा का लिया हुआ फैसला सही हो जाएगा? बाबा आप कह क्या रहे हैं ये? क्यों समझ में नहीं आया? इतने स्पष्ट हिंदी में तो बताया उन्होंने। हिंदी सबको समझ में आती है, लेकिन राम जी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। राम जी भावावेश में आके निर्णय मत लीजिए, भीम के भविष्य का प्रश्न है। हाँ राम जी, कोई समस्या है तो मिल बैठकर बात करके समस्या सुलझा लीजिए। भैया इस औरत की बातों में कभी मत आओ। ये औरत हमेशा से चाहती है कि भीम कभी आगे न बढ़ सके। क्यों? आपके भैया बच्चे हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता? समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि बाबा जैसे पिता भीम भाऊ जैसे बेटे को पढ़ाने के लिए मना कैसे कर सकते? वो सब बाद में समझा दूंगा, लेकिन मैं बस भीम को फैसला सुनाने आया हूं। अभी से मैं और मेरा परिवार तुम्हारी आगे की पढ़ाई के लिए कोई मदद नहीं करेगा। नहीं बाबा, माफ कीजिएगा, लेकिन आपके कैद देने से मैं यह बात नहीं मान लूंगा। मैं और लक्ष्मी भीम की मदद करेंगे। और मैं भी। आनंद, जिस घर में तुम रहते हो उस घर का मुखिया मैं हूं। मैं फैसला करूंगा और मेरा फैसला अंतिम फैसला होगा। और पुरंजन, तुम भी भीम की कोई मदद नहीं करोगे। आखिर कामयाब हो ही गई मैं।
इसके लिए तो मुझे बधाई मिलनी ही चाहिए। वाह जीजा भाई, बधाई हो। बधाई हो जीजा भाई। दीदी, अगर आपको मुझे बधाई देनी है तो दे सकती है, और अगर नहीं तो आप जा सकती है। आज मेरा मन नहीं है कुछ भी सुनने का, समझने का, समझाने का। जीजा भाई, क्यों कर रही है सब? क्या मिल रहा है ये सब करके? भीम से इतनी दुश्मनी क्यों? दीदी, कहा ना मैंने, मुझे कुछ नहीं सुनना है आपका। भीम, आगे से तुम्हें अपनी पढ़ाई का जिम्मा खुद उठाना पड़ेगा। मैं, आनंद, लक्ष्मी, मीरा, कोई भी उस जिम्मेदारी को नहीं बांटेगी। हर बार उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है? एक महीना बचा और हम दोनों मिलकर कैसे जोड़ पाएंगे 25 रुपए? और इस दौरान पापा ने भी उनका साथ छोड़कर उनकी हिम्मत को और कमजोर कर दिया है। क्या करूं मैं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कहाँ से आएंगे 25 रुपए? रमा, मुझे माफ कर दे बेटी। देखो बेटी, मैं कोई सफाई देने नहीं आया, ना ही ऐसी कोई बात कहूंगा जिससे मेरे अपराध कम हो जाए। कुछ नहीं कहूंगा सिवाय एक बात की। याद है तुम्हें एक बार जब भीम और तुम प्रचंड देव के कारण घर छोड़कर जा रहे थे, तो मैंने कहा था भीम को तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, उसका ख्याल रखना। भीम को तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, संभालना उसे। आज फिर से कह रहा हूं, भीम को तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, उसका ख्याल रखना। खाना वाना बनेगा इस घर में कि रोना धोना ही चलता रहेगा? क्या ऐसे क्या देख रहे हो दोनों? आज तक इस घर में तुम्हारी मर्जी की चीजें हो रही थी, तब मैंने तो नहीं देखा ऐसे। तो तुम दोनों भी नहीं देख सकते। आई, मैं बना देती हूँ खाना। लक्ष्मी, मेरा खाना मत बनाओ बेटे, भूख नहीं है। और आई, मुझे और इन्हें भी खाना नहीं खाना, तो सिर्फ आपके लिए बनाना है, तुरंत बन जाएगा। अगर आपको कुछ मीठा खाना है तो बता दीजिए, वो भी बना देती। निकी और पूछ पूछ
जरूर बनाओ मीठा। और देखो, जिसे खाना है वो खाए, जिसे नहीं खाना है वो ना खाए, मुझे वो सब नहीं पता। मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना बनाओ जो। और हाँ, कल सब्जी में नमक कम हो गया था, जरा चखने के लिए देना पहले। कि तुम भीमराव अंबेडकर सच में एक बड़े योद्धा हो। अगर तुम्हें साबित नहीं कर पाए तो मुझे तुम्हारी काबिलियत पर बड़ा अफसोस होगा। अगर तुम्हें साबित नहीं कर पाए तो मुझे तुम्हारी काबिलियत पर बड़ा अफसोस होगा। माफ कर दो बेटा इस बात के लिए। जो सपना मैंने तुम्हारे लिए देखा था उसे पूरा करने की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर रख दी है। माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। पिछले साल की परीक्षा का फार्म भीमराव 1.5 रुपए के लिए तो भर नहीं पाया, तो इस बार 25 रुपए कहाँ से आएंगे? आसमान से गिरेंगे। हंसिए, और जोर से हंसिए, लेकिन देख लीजिएगा पैसों का इंतजाम कहीं ना कहीं से जरूर होगा और मेरे पति भीमराव अंबेडकर पढ़ेंगे। रमा, पैसे कमाकर जोड़े जाते हैं, दीवार पर लिख देने से पैसे नहीं जुड़ जाएंगे तुम्हारे। मैं जानता हूँ कि पैसे जोड़े नहीं जाते, लेकिन दीवार पर लिख देने से साहस जरूर जुड़ जाता है। रमा, 27 दिन बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात मैं हमेशा याद रखूंगा। मेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ भी आया था जब मेरा विश्वास टूट गया था। उस दिन मेरी पत्नी रमा ने सब लोगों के सामने ये सब करके पढ़ाई की एक नई दुनिया बसाई थी। रमा, तुम काम पर जाओ, मैं भी कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। चलिए। कहाँ जा रहा है? प्रणाम मालिक। काम पर? तुम लोगों को एक खबर देनी थी कि जिस होटल में ये रमा काम करती है ना, उस होटल में आग लग गई है। और हमारे भाई वैभव को यही हमारी श्रद्धांजलि है। भीम, रमा, तुम दोनों अपने काम के लिए आगे बढ़ो।
चल। और तुझे नौकरी पर जाना है तो जा, मगर याद रखना कि तुझे पगार तब मिलेगी जब भीम के कॉलेज की फीस भरने की आखिरी तारीख जा चुकी होगी। मुझे कोई नौकरी नहीं करनी। राम जी, तेरे दोनों बेटे बड़े तेवर वाले हैं, लेकिन किसी काम के नहीं हैं। रमा, देखना अंदर भीम क्या कर रहा है। बहुत परेशान है वो, उसको तेरी जरूरत होगी। बुआ, आप चिंता मत कीजिए। समझदार लोग और ना समझ लोगों में यही तो फर्क होता है। जो समझदार लोग होते हैं वो परेशानियों के बीच में रास्ता ढूंढते हैं, और जो ना समझ होते हैं वो परेशानियों के बीच गोल गोल घूमते रहते हैं। मेरे पति रास्ता ढूंढने वालों में से। रमा, जा देख तो क्या हुआ। आराम से। मैं भी देखती हूँ। बुआ, आप आराम कीजिए, मैं देखती हूँ। अरे 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 अरे, कहाँ? जिनके हाथ पैर सलामत है वो तो कोई मदद कर नहीं पा रहे भीम की। आप क्या कर लेंगी? मैं मेरे भीम के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ऐसी हालत में। लेकिन भीम बाबू, अगर आप नहीं जीत पाए ना, तो मैं ये मान लूंगी कि हमारी जात का कोई भी व्यक्ति नहीं जीत सकता, कभी नहीं जीत सकता। और तो और एक तरह से एक बार फिर हमारी जात के लोगों को सपने देखना छोड़ देना होगा। इसलिए हिम्मत मत हारिए भीम बाबू, अभी हताश मत होइए। वाह लक्ष्मी, बहुत अच्छा भाषण था। अब जाकर खाना बनाओ। इस मुश्किल समय में मैंने भीम का हाथ छोड़ दिया। मैं हर साल भीम के जन्मदिन पर किताब उपहार में देता था। इस बार वो भी नहीं दे सकता। अभी भीम के जन्मदिन में कुछ दिन बाकी है। इस बार भीम अपना जन्मदिन मनाएगा तो पता नहीं तब तक क्या कुछ हो जाएगा। इस राम जी और इसके बेटे भीम को दुखी देखकर जितना सुकून मिलता है उतना सुकून किसी चीज में नहीं मिलता है। दुख तो इस बात का है राम जी कि हम तीनों भीम से बड़े हैं, और इसके बावजूद हम तीनों मिलकर भी भीम के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वही ना काका, जब आई छोड़कर गई थी हमें तो यही कहकर गई थी कि आनंद
अपने भीवा का ध्यान रखना। आनंद, पढ़ाई पे ध्यान देना और साथ में भीमा का भी ध्यान रखना। बाला भैया कभी खुद साथ नहीं थे भीम के, लेकिन हमेशा कहते थे कि आनंद है ना, झीनी चदरिया झीनी रे झीनी, अष्ट कमल का चरखा बनाया 5 तत्व की पूनी, 9-10 मास बुनन को लागे मूरख मैली किन्हीं चदरिया झीनी रे झीनी चदरिया झीनी रे झीनी। जब मोरी चादर बन घर आई रंग रेज को दीन्ही, ऐसा रंग रंगारंग रे ने लालो लाल कर दीन्ही चदरिया झीनी रे झीनी चदरिया झीनी रे झीनी। रुकिए, आपको पता है मैं क्या कर रही हूँ? नहीं तो क्या कर रही हो? मैं आपके नाम की चिट्ठी लिख रही हूँ। मेरे नाम की चिट्ठी? दिखाओ क्या लिखा। रुकिए, अभी कहाँ? पीछे जाइए। अरे अभी नहीं, पीछे जाइए, जाइए। मेरी एक शर्त है, आप वो मंजूर कर लीजिए, फिर दिखाऊंगी। क्या कह रही हो रमा? मेरे नाम की चिट्ठी देखने के लिए शर्त? ऐसा क्या कर रही हो, दिखाओ ना। अच्छा ठीक है, बताओ बताओ शर्त क्या है? तो मेरी शर्त यह है कि आज आपका जन्मदिन है, तो आपको मुझे घुमाने लेके चलना होगा, और वो भी समुंदर किनारे। क्या रमा? आप सुनिए सुनिए, और जब हम घूमकर घर चले जाएंगे तो मैं दे दूंगी आपको चिट्ठी पढ़ने के लिए। मतलब मेरा जन्मदिन, मेरे नाम की चिट्ठी, और वो पढ़ने के लिए मुझे तुम्हें समुंदर किनारे लेके चलना होगा? हाँ रमा देखिए, आपको चिट्ठी पढ़नी है या नहीं, और अगर हाँ तो ले चलिए, और नहीं तो मत ले चलिए। बस मैं आपको एक बात बता ही देती हूँ। क्या? इस चिट्ठी में ना मैंने आपके लिए एक खास बात लिखी है, और अम्मा अपने पति के जन्मदिन पर कोई मामूली चिट्ठी थोड़ी देगी। पढ़नी है? हाँ पढ़नी। अभी नहीं, पहले घुमाने ले चली। ऐसा क्या है इस चिट्ठी में? अब तो मुझे भी इस चिट्ठी को पढ़ने की उत्सुकता बढ़ गई है। ये चिट्ठी ऐसी है जिससे आपकी पूरी सोच बदल जाए। बाला भैया, बाला भैया आप? हाँ भीम, मैं। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? मेरे भीम का जन्मदिन हो और मैं ना हूं, ऐसा कभी हो सकता है? भैया देखा बाला भैया, हमारा भीम कितना खुश है। अच्छा किया आप आ गए। हाँ बाला भैया,
लेकिन इतने साल आप कहाँ थे? क्या कर रहे थे? कहाँ रह रहे थे? अरे सब बताता हूँ भीम, पहले तुम्हारे जन्मदिन का जश्न तो मना ले। क्यों? चाहे कितनी भी चले गम की ये तेज आंधियां, चाहे डोले रे जीवन की नाव दरमिया, सतारा छोड़कर चला जाऊंगा। अत्याचार किए तुम पर हर बार किए, फिर भी तुमने मेरे दोष स्वीकार किए। स्वप्न अधूरे मेरे तुमने साकार किए। नगर नगर डगर डगर गूंज रहा ना, जुग जुग जियो भीमराव। नगर नगर डगर डगर गूंज रहा ना, जुग जुग जियो भीमराव। तो अपने बाबा से कहना कि सतारा का सेठ धनसुख लाल अब सुधर गया है। भीमराव, मेरे सुहाग ने जब मुझे बीच राह छोड़ा, सारे जग ने मुझसे हर एक नाता तोड़ा। तू था मेरे साथ खड़ा, मन की मेरी छाँव। नगर नगर डगर डगर गूंज रहा ना, जुग जुग जियो भीमराव। नगर नगर डगर डगर गूंज रहा ना, जुग जुग जियो भीमराव। अब आप बीमार हैं, तो आपकी सेवा कौन कर रहा है? आपकी बहू और मेरी दीदी। आपके लिए गंगा दीदी लाख बुरी थी, लेकिन इन्होंने फिर भी आपका साथ नहीं छोड़ा। आप भी इकाई हैं और गंगा दीदी भी इकाई है। अगर सब साथ रहेंगे तो सबको कई सारे रिश्ते मिल जाएंगे और जिंदगी जीना आसान हो जाएगा। आई खुशियाँ बरसे तुझ पर, कभी होना उदास नहीं।